हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास मेरी आधारित है झारखंड के भूगोल पर, और इसे मैंने जेपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र 3 से लिया है। और आज से मैं आपको झारखंड के भूगोल को शुरू करूंगी, और इसके साथ साथ मैं जो बाकी बचे झारखंड के इतिहास चैप्टर को भी कराऊंगी। और उसके बस 3 भाग और बच गए हैं जो झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं, तो उसे भी मैं क्लियर जल्द ही कराऊंगी और साथ साथ ही कराऊंगी। तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ समय बहुत कम है, इसीलिए मैंने झारखंड के भूगोल को भी स्टार्ट कर दिया है। तो झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोग, ये टॉपिक है, ये समूह है डी। और इसमें आपको आज मैं बताने वाली हूँ भूगर्भिक इतिहास के बारे में झारखंड के। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटल का। तो पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटल का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही झारखंड का भूगर्भिक संरचना का भी इतिहास है। तो भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की भौगोलिक संरचना काफी जटिल है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है वो काफी जटिल है, क्योंकि आरंभिक काल से लेकर चतुर्थक काल तक अनेक भौगर्भिक हलचलें इस धरातल पर होती रही हैं। तो प्रारंभिक काल से लेकर जो चतुर्थक काल है, उस समय तक अनेक भौगर्भिक हलचल इस धरातल पर होती रही है, झारखंड के धरातल पर होती रही है। झारखंड प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। तो झारखंड की जो स्थिति है वो गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर की है। गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर ये झारखंड स्थित है। इसे खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न भूखंड कहा जाता है। इस भूखंड को खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न माना जाता है, जिसका कारण भी अनेक युगीन चट्टानी संरचनाएं। इसका कारण है कि अनेक युगों की चट्टानी संरचनाएं जो है वो सभी झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प सभी काल की चट्टानें यहाँ मौजूद हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के खनिज पदार्थ, खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारे काल के चट्टानें मौजूद हैं और प्रत्येक काल में कुछ न कुछ भौगोलिक घटनाएं यहाँ हुई हैं, जिसके कारण झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है वो महत्वपूर्ण बन गई है। वस्तुतः कालक्रम के आधार पर झारखंड में निम्नलिखित वर्गों की चट्टानें पाई गई हैं। अब ये वर्ग कौन कौन सी हैं, झारखंड में किस किस वर्ग की चट्टानें पाई जाती हैं, उसको आज आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है आर्कियन क्रम। तो पहला क्रम कौन सा है, तो यह है आर्कियन क्रम। तो आर्कियन क्रम की चट्टान भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है। तो सबसे पहले क्या विशेषता है आर्कियन क्रम की, तो ये भूपटल की सबसे प्राचीन चट्टान है, प्राचीनतम चट्टान है। इस अवस्था की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। तो आर्कियन क्रम की जो अवस्था है, इसकी चट्टानों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब जब जानते हैं हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, तो पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी, उसके बाद ये जब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए, तो इसी समय इसी क्रम में जो चट्टान का निर्माण हुआ उसी को आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। यह चट्टान रूपांतरित हो गई है, मतलब अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वे रूपांतरित हो गई हैं, तथा इसका अपरदन भी हुआ है, जिसके कारण यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो ग्रेनाइट और नीस है। ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें हैं वो इसी क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की ही चट्टानें हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम के बारे में। तो क्योंकि आर्कियन क्रम आर्कियन क्रम में 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम लोग इसी में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में जानेंगे। तो आर्कियन क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से आर्कियन क्रम की जो चट्टान
चट्टान थे उसके अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई हैं। यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है, क्योंकि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो निक्षेपित नहीं हैं, लेकिन उसके बाद जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो प्रारंभिक निक्षेपित चट्टानें हैं। इस समय जीवों का विकास न होने के कारण इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। जिस प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, उसी प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। इस चट्टान का नामकरण जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, जहां पर सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टानों की खोज हुई थी। सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टानों की खोज कहाँ हुई थी? तो धारवाड़ में हुई थी, और ये धारवाड़ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। एक मिनट में एसी बंद करके आती हूँ, क्योंकि लग रहा है कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं मिल पा रहा है। ओके, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसका नामकरण धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि धारवाड़ का जो क्षेत्र था वो कर्नाटक के जगह का कर्नाटक में था, और यहीं पर इस प्रकार की चट्टानों की पहली खोज हुई थी। यही रीजन है कि इस जगह का नाम इस चट्टान का नाम धारवाड़ क्रम का चट्टान पड़ा। अब इसके बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। तो झारखंड में इस क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसको कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्रम की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इन खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख हैं। क्योंकि ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो झारखंड के दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वहाँ इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और इन चट्टानों की प्रमुख जो खनिजें हैं वो है लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आर्कियन क्रम के बारे में जाना और इसके दो चट्टानों के बारे में जाना। अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ विंध्यन क्रम के बारे में। तो अब मैं बताऊंगी विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो दक्षिण भारत में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानों का विकास हुआ दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन झारखंड में इसके अवशेष नहीं पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद जो विंध्यन क्रम का विकास हुआ तो झारखंड में पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसलिए विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में आपको पढ़ना है। तो विंध्यन क्रम के अवशेष जो हैं वो उत्तर पश्चिम सोन नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोन नदी के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम सोन नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे रोहतास पठार का दक्षिण छोर कहा जाता है। रोहतास पठार का दक्षिण छोर या सोन नदी का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, तो ये जो है इसी को विंध्यन क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं। क्षैतिज रूप में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें बालुकाश्म, शैल, चूना पत्थर आदि प्रमुख हैं। तो इस समय पारसनाथ का भी उत्थान हुआ, और पारसनाथ विंध्यन क्रम का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है। विंध्यन क्रम का जो आगे की ओर का जो निकला हुआ भाग है वो क्या है? पारसनाथ। तो आप टेंशन बिल्कुल भी न लें, वीडियो जैसे मेरा समाप्त की ओर जाएगा तो आपको मैं रिवीजन करा दूंगी, जिससे आपको आसानी से ये चैप्टर याद हो जाएगा एक ही बार में। दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आपने पढ़ा इसके पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, फिर आपने पढ़ा विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। अब आगे आते हैं कार्बोनिफेरस क्रम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कार्बोनिफेरस क्रम की विशेषता क्या थी अब ये जानते हैं, तो आप ट्रिक से भी इसको याद करेंगे। तो कार्बोनिफेरस, इसमें हिमानीकरण हुआ और हिमानी पिघला, हिम की चादर, ये इस समय क्या था, झारखंड जो हिम चादरों से ढक गया था। हिमालय, इसके अवशेष मिलते हैं तालचेर श्रेणी में। और हिमानी, जब इसका हिमानीकरण हुआ और इसके बाद जब हिम जो था वो पिघला तो इससे नीरस तरंगित स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ और सरिताओं का भी विकास हुआ। अब आगे दे पढ़ते हैं लोग, इसे लिखेंगे कैसे। तो कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण हुआ। तो गोंडवाना भूखंड था, उसका हिमानीकरण हुआ, उससे संपूर्ण प्रायद्वीपीय सहित झारखंड भी हिम चादरों से ढक गया। इसके अवशेष नदियों के निचले भागों में पाए जाते हैं। झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में
तालचेर श्रेणी में इसके अवशेष पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बाद इस भूभाग में नीरस तरंगित स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। बाद में धीरे धीरे सरिताओं का विकास हुआ। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पर्मियन ट्रियासिक क्रम। पर्मियन ट्रियासिक क्रम। अब कार्बोनिफेरस हिम चादर के निवर्तन के बाद, जब कार्बोनिफेरस युग में जो हिम चादर का निवर्तन हो गया, उसके बाद जो छोटा नागपुर उच्च भूमि में अपरदन तथा स्थलाकृति विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। अब जब हिम चादर जब पिघल गया, तो इसके बाद जो छोटा नागपुर का भाग का जो क्षेत्र था, उच्च भूमि था, अब उसका अपरदन प्रारंभ हो गया। तो अपरदन से क्या हुआ कि नई नई स्थलाकृतियों का विकास हुआ। इसे पर्मियन ट्रैसिक युगीन अवस्था कहते हैं। इस समय उच्च भागों का पर्याप्त अपरदन हुआ। महादेव श्रेणी का निर्माण इसी समय हुआ, पर्मियन ट्रैसिक क्रम में। उस समय के अवशेष जो है वो ढाल भूमि में बंजरी के रूप में पाए जाते हैं। पर्मियन ट्रैसिक क्रम की जो अवशेष हैं वो ढाल भूमि के बंजरी के रूप में पाए जाते हैं। इस समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी वो थी दामोदर और सोन नदी के भ्रंश का पड़ना। क्या थी, कौन सी प्रमुख घटना घटी सबसे ज्यादा पर्मियन ट्रैसिक काल में? तो दामोदर और सोन नदी के भ्रंश का पड़ना। यह भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण था काराकोरम श्रेणी का उत्थान। इसका अर्थ यह है कि पर्मियन ट्रैसिक काल में काराकोरम श्रेणी का उत्थान हुआ और इसके कारण दामोदर सोन नदी के भ्रंश पड़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना क्रम के बारे में। तो पर्मियन तथा जुरासिक काल के बीच को गोंडवाना काल कहा जाता है। तो पर्मियन और जुरासिक काल के बीच के काल को क्या कहा जाता है? गोंडवाना काल कहा जाता है। और गोंडवाना काल को कोयला युग के भी नाम से जाना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण, तो पर्मियन ट्रैसिक युग में भ्रंश पड़ा और भ्रंश के कारण क्या था कि पेड़ पौधे उसमें सभी नीचे इसमें दब गए और कालांतर में वही आगे चल के गोंडवाना क्रम के समय ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अतः इन नदियों के घाटियों में कोयले का विस्तृत निक्षेप हुआ और संपूर्ण भारत के गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया और झारखंड में मध्य गोंडवाना तथा निम्न गोंडवाना के निक्षेप पाए गए। तो गोंडवाना के को 3 भागों में, भारत में गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया और मध्य गोंडवाना और निम्न गोंडवाना का ही जो निक्षेप था वो इस समय में झारखंड में पाया गया। अब आते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्रिटेशियस युग में यहाँ दक्कन लावा के समान ही लावा उद्गार हुआ। काल कौन सा था? क्रिटेशियस युग। और किस तरीके का लावा उद्गार हुआ? तो दक्कन लावा जैसे उद्गार हुआ और जब वो ठंडा हुआ तो दक्कन का पठार बना। उसी प्रकार से यहाँ भी झारखंड में भी लावा का उद्गार हुआ और राजमहल के उसके बाद जो पठार का निर्माण हुआ उसको राजमहल के नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र कौन सा है? तो यह दुमका, गोड्डा तथा साहिबगंज जिले में विस्तृत है, जो झारखंड के उत्तर और पूर्व का क्षेत्र है। दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज। अब आते हैं हम लोग सेनजोई क्रम के बारे में जानते हैं। सुनो, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा आर्कियन क्रम, विंध्यन क्रम और फिर गोंडवाना क्रम और फिर ये कार्बोनिफेरस क्रम, पर्मियन ट्रैसिक क्रम और फिर अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ सेनोजोई क्रम के बारे में। तो हिमालय निर्माण के पहले संपूर्ण छोटा नागपुर का जो पठार था वो अपरदन क्रिया के द्वारा संप्राय मैदान की स्थिति में आ गया। क्या था कि जब हिमालय निर्माण के जो पहले का जो समय था वो उस समय में जो संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार था वो अपरदन क्रिया के द्वारा संप्राय मैदान की स्थिति में आ गया। तो आपको मैंने पर्मियन ट्रैसिक काल में बताया कि छोटा नागपुर का जो उच्च भूमि था उसका अपरदन शुरू हो गया था काफी तेजी से। तो इसके कारण संप्राय मैदान का निर्माण हो चुका था। अब जब सेनोजोई क्रम आया तो उस समय तो हिमालय निर्माण का काल था ये। तो हिमालय के 3 क्रमिक उत्थानों के कारण इस समय हिमालय का निर्माण शुरू था और हिमालय में 3 क्रमिक उत्थान हुआ था। जब ये 3 क्रमिक उत्थान हो रहे थे तो छोटा नागपुर के पठार में भी ये 3 अवस्थाओं में उत्थान हुआ।
इसी समय में छोटा नागपुर का जो पठार था उसमें भी 3 प्रकार से उत्थान हुआ, तो जिसका विवरण इस प्रकार से है। तो कैसे है, तो पहला उत्थान हम लोग जानेंगे। तो प्रारंभिक मायोसीन युग में, आपको दिख रहा है ना स्पष्ट, हाँ, तो प्रारंभिक मायोसीन युग में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ। तो ये काल था कौन सा, तो मायोसीन युग। आप चिंता ना करें, मैं आपको याद करा दूंगी। तो प्रारंभिक मायोसीन युग में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ। इससे संपूर्ण छोटा नागपुर पठार में हलचल हुई। अब क्या था कि जब प्रथम उत्थान हो रहा था, हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वहां भी हलचल शुरू हुई और पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इसी समय में पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ और उस समय जो पाट क्षेत्र था वो रांची हजारीबाग पठार से, रांची हजारीबाग के पठार से 1000 फीट ऊपर हो गया। तो रांची हजारीबाग पठार का नीचे और 1000 फीट ऊपर हो गया कौन सा, तो पाट का क्षेत्र। अब देखिए क्या था, दूसरा उत्थान कैसे हुआ। तो अंतिम प्लायोसीन युग में हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ। तो हिमालय का दूसरा उत्थान कब हुआ था, तो अंतिम प्लायोसीन युग में हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, प्लायोसीन युग मैं याद करा दूंगी। तो अंतिम प्लायोसीन युग में हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ। पुनः छोटा नागपुर पठार में हलचल हुई। अब क्या था कि छोटा नागपुर पठार में फिर हलचल हुई और रांची हजारीबाग पठार का उत्थान 1000 फीट हुआ। अब इसके पहले जो पाट का जो क्षेत्र था वो 1000 फीट ऊपर उठ गया, लेकिन जब दूसरा उत्थान हुआ तो इस समय क्या था कि रांची हजारीबाग का जो क्षेत्र था वो भी 1000 फीट ऊपर उठ गया। रांची हजारीबाग पठार के उत्थान के साथ साथ पुनः पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ। तो ऐसा नहीं था कि पाट क्षेत्र का उत्थान नहीं हुआ था, केवल रांची हजारीबाग पठार का ही उत्थान हुआ था। तो इसके साथ साथ पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ और उस समय पाट क्षेत्र 2000 फीट से भी अधिक ऊपर उठ गया था। दूसरे उत्थान में, पहले उत्थान में तो 1000 फीट ऊपर उठा था और दूसरे उत्थान में क्या था कि 2000 फीट से भी अधिक ऊपर उठ गया था। अब तीसरा उत्थान आप लोग जानेंगे कि तीसरा उत्थान प्लीस्टोसीन काल में संपन्न हुआ। तीसरा उत्थान कौन सा था, प्लीस्टोसीन काल में संपन्न हुआ। तो पहला उत्थान जो था वो मायोसीन युग में, दूसरा प्लायोसीन युग में और तीसरा प्लीस्टोसीन युग में। तो तीसरा उत्थान हुआ प्लीस्टोसीन युग में संपन्न हुआ। उस समय रांची हजारीबाग क्षेत्र के निचले भागों का उत्थान हुआ। तीसरे उत्थान से पाट क्षेत्र 3000 से 36 फीट तथा रांची हजारीबाग जो था वो 1000 से 2000 फीट तक ऊपर उठा। यहाँ सबसे ऊंचा पठार जो था वो पाट क्षेत्र है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 9000 से लेकर 1100 मीटर के मध्य है। इस उत्थान के फलस्वरूप नदियां पुनर्जीवित हो गई। तो नदियां का पुनर्जीवन कब हुआ था, तो नदियों का जो उत्थान हुआ उसके फलस्वरूप नदियां पुनर्जीवित हो गई, जिससे अपर्दन चक्र में तेजी आ गई। स्वर्णरेखा, कांची, रारू, उत्तरी कोयल तथा शंख नदियों के ऊपरी भाग में जल प्रपात का निर्माण हुआ। अब देखिए नवीन निक्षेप के बारे में। तो नवीन निक्षेप, अब ये इसके बाद है कि नवीन निक्षेप। तो पठारी भाग जो अपर्दन के कारण मैदान की स्थिति में आ गया तथा कहीं कहीं पर इसमें ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं। इसी को मैनेड नॉक कहा जाता है, मैनेड नॉक कहा जाता है इसको। जो कहीं कहीं पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं झारखंड में, उसको मेडनॉक कहा जाता है। तो अपर्दित मैदानी भूभाग के रूप में जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है उनमें निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपर्दित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंचपरगना मैदान तथा शंख एवं दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्र सम्मिलित है। तो नवीन निक्षेप में ये जो क्षेत्र है वो आते हैं निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपर्दित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंचपरगना मैदान तथा शंख एवं दक्षिणी कोयल बेसिन का क्षेत्र। तो क्योंकि नदियों का निर्माण हो, नदियां को पुनर्जीवन मिल चुका था, पुनर्जीवित हो गई थी नदियां। इसके बाद जब नदियां पुनर्जीवित हो गई तो अपर्दन चक्र में तेजी आई और अपर्दन चक्र जाकर काफी तेजी से नवीन निक्षेप का निर्माण हुआ और इस प्रकार इस क्षेत्र का विकास हुआ। तो चलिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ इसके बारे में।
तो सबसे पहले इसकी भूमिका के बारे में हम लोग जानेंगे तो देखेंगे कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो जिस प्रकार से जो पृथ्वी का जो भूभाग है उसका प्राचीन इतिहास है, वैसे ही झारखंड के भूभाग का भी भूगर्भिक का भी प्राचीन इतिहास है। और भूवैज्ञानिकों का कहना है कि संरचना अत्यंत जटिल है और आरंभिक काल से लेकर चतुर्थ काल तक अनेक हलचलें हुई थी झारखंड के भूगर्भ में। और झारखंड का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का उत्तर पूर्वी भाग है और खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है। झारखंड का जो भूमि है वो अनेक युगीन चट्टानी संरचना इसमें पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी चट्टानी संरचनाएं हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषताओं को जानेंगे। ये प्राचीनतम चट्टान है। ये चट्टान के दो भाग हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है कैसे, तो वो पृथ्वी की तरल अवस्था जब थी तो और वो ठोस हो गई तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इसके प्रमुख उदाहरण थे ग्रेनाइट और नीस। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जानेंगे कि आर्कियन क्रम का अपर्दन पहली निक्षेपित चट्टान आर्कियन क्रम के अपर्दन से धारवाड़ क्रम का निर्माण हुआ और ये पहली निक्षेपित चट्टान थी और जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसका नामकरण धारवाड़ इसलिए हुआ क्योंकि इसका सबसे पहला जब इसका अवशेष था वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ था और झारखंड में इसे कोल्हान श्रेणी के नाम से जानते हैं। और धात्विक खनिज का जमावड़ा है, यहाँ लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन सब प्राप्त होते हैं। अब आगे आपको बताते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में जानते हैं। तो झारखंड का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों को मतलब यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ इसकी विशेषता बालुकाष्म, शैल और चूना पत्थर है और पारसनाथ का भी उत्थान इसी क्रम में हुआ था और विंध्यन क्रम का ही आगे का निकला हुआ भाग है पारसनाथ। अब देखिए कार्बोनिफेरस क्रम के बारे में। तो गोंडवाना भूभाग का इसमें हिमानीकरण हुआ और झारखंड जो था वो हिम चादरों से ढक गया था और तालचेर श्रेणी इसके प्रमुख अवशेष हैं। तालचेर श्रेणी में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं और हिम पिघलने के बाद यहाँ नीरस तरंगित स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ और पर्मियन ट्रियासिक क्रम के बारे में जानते हैं। तो ये छोटा नागपुर स्थलाकृति का नया अध्याय यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर क्या था कि छोटा नागपुर का जो उच्च भूभाग था उसका अपर्दन प्रारंभ होता है और महादेव श्रेणी का भी निर्माण इसी समय हुआ और इसके अवशेष जो है वो धालभूम की बंजरी से मिलते हैं। और इसका जो इस काल में जो समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि दामोदर सोन नदी का भ्रंश पड़ा इसी समय में। अब आते हैं हम लोग गोंडवाना क्रम के बारे में जानते हैं कि पार्मियन तथा जुरासिक काल के बीच का यह काल है गोंडवाना क्रम और इसको कोयला युग के भी नाम से जाना जाता है। सोन दामोदर भ्रंश में पेड़ पौधे के दबने से कोयले का निर्माण हुआ। इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा पर्मियन ट्रियासिक काल, उस समय में दामोदर और सोन नदी का भ्रंश पड़ा तो उसके बाद से उसमें जो पेड़ पौधे जो दब गए थे तो इसके कारण कोयले का निर्माण हुआ। कब हुआ था? गोंडवाना क्रम के समय में। अब आते हैं लोग सेनोजोई क्रम में। तो इसमें ये हिमालय निर्माण का काल था। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ तो वो था उसमें प्रथम उत्थान हुआ, दूसरा उत्थान हुआ और तीसरा उत्थान हुआ। उसी प्रकार छोटा नागपुर जो पठार है तो छोटा नागपुर पठार का जो निर्माण हुआ वो भी 3 अवस्थाओं में इसका भी उत्थान हुआ। प्रथम उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। तो प्रथम उत्थान में था कि इसका जो काल था वो मायोसीन युग का समय था। ये प्रारंभिक मायोसीन युग का काल था, युग था इस समय और इसमें हिमालय का उत्थान हुआ और इसी समय छोटा नागपुर पठार में भी हलचल हुई और इस समय क्या था कि पाट का जो क्षेत्र था वो 1000 फीट ऊपर उठ गया रांची हजारीबाग पठार की अपेक्षा। अब देखते हैं दूसरा उत्थान इसमें जब पड़ा तो ये समय था प्लायोसीन युग का और इस समय में जब इसका जो छोटा नागपुर पठार में इसमें हलचल हुई और रांची हजारीबाग पठार जो था उसका उत्थान हुआ और वो 1000 फीट ऊपर उठ गया। लेकिन पाट का जो क्षेत्र था उसमें भी उत्थान हुआ और ये अब 2000 फीट ऊपर उठ गया था। अब तीसरा उत्थान हुआ, उसमें ये समय था प्लिस्टोसिन काल का। प्लिस्टोसिन काल में ये संपन्न हुआ और इसमें क्या था कि रांची हजारीबाग का जो क्षेत्र था उसके निचले भाग का उत्थान हुआ इसमें और जो इस उत्थान में 3000 से लेकर 36 फीट तक ये ऊपर उठा जो पाट का जो क्षेत्र है वो, और जो रांची हजारीबाग का जो क्षेत्र है वो 1000 से 2000 फीट ऊपर उठा।
अब इस प्रकार से इसी समय में नदियां पुनर्जीवित हो गई और अपरदन चक्र में तेजी आई। तो अपरदन चक्र में तेजी आने से नवीन निक्षेप का निर्माण हुआ और इसका जो क्षेत्र है वो निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपरदित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंच परगना मैदान तथा शंखियम दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने झारखंड के भूगोल को पढ़ा और उसमें जो आपने पहला जो टॉपिक है भूगर्भ की संरचनाएं और उसका इतिहास, तो ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।